बच्चों, आपका हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना पढ़ेंगे। पिछले पाठ में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई, भारत में व्यापार करने की एक होड़ सी मच गई थी। बहुत सारे यूरोपीय देश भारत के धन संपदा को देख करके लालच की दृष्टि से उस पर टूट पड़े और अधिक से अधिक व्यापार करके अपने देश की ओर अधिक से अधिक धन संपदा ले जाने के लिए ललायत हो गए। बहुत से पैसे वाले लोग जो है कंपनियां बना करके भारत में व्यापार करने के लिए आतुर हो गए। अंततः इन यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष तो परिणाम स्वरूप संभावित था, क्योंकि जब ज्यादा लोग एक ही क्षेत्र के लिए परेशान हो जाते हैं तो उनमें आपस में संघर्ष होना अवश्य हो जाता है। तो इन यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष हुआ और इन यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष में अंग्रेजी यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सफल हुई और उसने धीरे धीरे पूरे भारत में अपने राज्य की स्थापना कैसे की, किस प्रकार की, आइए इस पाठ में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। अंग्रेज फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे अपना राज बनाने की क्यों सोचने लगे। सोचते सोचते उन्होंने किस तरह भारत में अपना राज स्थापित कर लिया, यह कैसे हुआ और कौन कौन से तरीके अपनाए गए, आइए इनको जानें। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा आदि प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था, क्योंकि अंतिम मुगल शासक जो शक्तिशाली था वो था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल बादशाह मुगल का शासन धीरे धीरे कमजोर हो गया था। इस सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों एवं व्यापार ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहां तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। उपनिवेश राज्य क्या है बच्चों, इस बारे में जान लीजिए कि उपनिवेश क्या है। किसी देश, जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपने कब्जे में ले लेता है तो वो उसको अपने उपनिवेश के रूप में शासक करता है और दूसरे देश की उन्नति में वो किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे जानें। जब एक देश के लोग किसी दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश उन्नति करता चला जाता है जबकि उपनिवेश अवनति की ओर जाने लगता है। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः वे भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहे। भारत में कई यूरोपीय फसलें उगवाकर दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। उन्होंने व्यापार की ये सब चीजें लाने और ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाना शुरू किया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें खोदना चाहते थे, जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की जरूरत महसूस हुई। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। कुछ चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक उपनिवेश राज्य कमजोर होता जाता है और उसका जो मुख्य राज्य है वो धीरे धीरे धनवान होता जाता है। भारत में देखिए बच्चों, कपास की पैदावार होती है। इस कपास से क्या बन सकता है? धागा बन सकता है। धागे से धागा बन सकता है इस कपास से, और धागे से फिर क्या बन सकता है? वस्त्र बन सकते हैं। वस्त्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर जिससे कि धन प्राप्त होता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस कपास को हमारे भारत से कपास कच्चा माल भारत से खरीद लिया सस्ते दामों में।
बिल्कुल कम दामों में इसको खरीदा और फिर इस माल को जहाज के द्वारा इंग्लैंड लेके, कहां लेके? इंग्लैंड। इंग्लैंड के कारखानों में कच्चे माल से कपड़े बनाए गए। फिर वही कपड़ा जो है यहां पर भारत में बिकने के लिए आया और महंगे दामों में बेचा गया। ठीक है, तो हमारा कपास हम ही को महंगे दामों में बेचा गया। फायदा कौन उठाया इस कपास की खेती से? इंग्लैंड ने। किसने उठाया? इंग्लैंड ने। इस प्रकार लगातार हमारा देश गरीब होता गया और इंग्लैंड के व्यापारी और इंग्लैंड लगातार जो है धनवान होते गए। भारतीय बुनकर विदेशी कारखाने का मुकाबला नहीं कर सके बच्चों, क्योंकि उनको हाथ से चरखे के द्वारा धागा बनाना था। तो एक आदमी मशीन की, कभी भी व्यक्ति मशीन की तुलना में उतना काम नहीं कर सकता जितना कि एक मशीन काम करती है। कारखाने के कपड़े में जल्दी बनता था, लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकर को हाथ से कपड़े बनाने में काफी समय लगता। उसके कपड़े की बिक्री भी कम दाम में होती, जिससे भारतीय बुनकरों की दशा और खराब होती चली गई। और जो रही सही कसर थी तो अंग्रेजों की ऐसी नीतियां थी जिससे बुनकरों को बहुत नुकसान हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाजों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल, कपास से कपड़ा, चाय पत्ती से कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाजों के माध्यम से भारत व यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की ये सब चीजें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता चला गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने लाभकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। अब कैसे वर्चस्व कायम किया इसको बच्चे समझते हैं। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब मीर जाफर से मिलते हुए, ये देखिए लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब मीर जाफर से मिलते हुए। बच्चों आपकी समझ में मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार करना ठीक होगा? पैसों को घर में रखना या बैंक में जमा करना, सोना चांदी खरीदना या उद्योग में लगाना? तो बच्चों पैसा अगर आपके पास है तो अगर बैंक में जमा करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं, सिर्फ उसको थोड़ी सी ब्याज मिलेगी जो कि बहुत ही कम है। लेकिन पैसों के बच्चों अगर हम लोग बच्चों को सोना चांदी खरीद लेंगे तो भी उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि सोना चांदी खरीद के रखा ही रहेगा। जो सोना चांदी में कीमत बढ़ोतरी और बढ़ोतरी होगी। तो बच्चों पैसे से अगर हम व्यापार में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे? अगर हम अपने पैसे, अपनी पूंजी को व्यापार में लगाएंगे तो उस व्यापार से हमें लाभ होगा, जिससे कि हमारा पैसा जो है बढ़ेगा। इसलिए हमें अपने पैसे हमेशा व्यापार में लगाने चाहिए। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय लड़ती रही। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने के लिए लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना, भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज बढ़ाने और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में भी नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में टांग अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बहुत बड़ा दबदबा था। विदेशी कंपनियां और भारतीय राजा। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थी। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड, ड्रिल के साथ अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पड़ाव भारतीय सेनाओं पर भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार और कई रियायतें ऐंठने लगी। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि 17वीं शताब्दी में यूरोप में बंदूकों का प्रयोग होने लगा था। हमारे देश में 18वीं शताब्दी के बाद ही बंदूकें प्रचलन में आई और हम अंग्रेजों से, यूरोपियों से हम तकनीक और टेक्नोलॉजी में लगभग 100 साल पीछे थे। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा हमारी हार का। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार में काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भी भेंट में ले लेती थी। उस इलाके के गांव, शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्च भी चलाने लगी। ड्रिल करते हुए सैनिक। भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियां, किलेबंदी की
और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, इन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंत में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। सेंट जॉर्ज फोर्ट मद्रास। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। कंपनी को भेंट देने और उनकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा और नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और सैनिक ताकत को नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल और किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेना रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, उसके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से माला माल होकर भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो अपनी कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर देने से बच जाते थे। कंपनी की आड़ में राज्य में लूटपाट, धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जो जबरदस्ती बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती थी। जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे, उनके किसानों से भी हद से ज्यादा लगान वसूल करने की कोशिश रहती थी। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिश में भाग लेना आरंभ कर दिया। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा की गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली, उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों की गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई पहुंचा तो मद्रास क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचा। कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया तथा नवाब और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई। 9 फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुई। संधि जो अलीनगर की। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। क्लाइव एक महत्वाकांक्षी गवर्नर था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। जो भारत अगर हारा तो उसके पीछे था विश्वासघातियों। भारत में मीर जाफर जैसे विश्वासघाती थे जिन्होंने अपने ही नवाब के विरुद्ध साजिश की जा करके वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जब नवाब को उसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई।
नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण करने की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ी रहा, क्योंकि वो गद्दार पहले से ही शामिल हो चुका था अंग्रेजों के साथ। सिराजुद्दौला, इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया। वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन व जागीर दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था ही, किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। अंग्रेजों ने उसे सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्रवाई शुरू कर दी। फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया, वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अंततः वह अंग्रेजों की बढ़ती हुई मांग पूरी करने में असमर्थ हो गया। उसके आर्थिक शोषण और उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों ने संतोष प्राप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से उबरकर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इस बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जिस तरह गद्दार ने किया था उसके साथ वैसा ही हुआ। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको कुछ जिले अंग्रेजों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया, अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। किसको? जो समरू नामक। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा कर देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था, वह उससे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी, जो इसमें आधुनिक बिहार में है। उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया और गद्दी से हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। वह अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। उपर्युक्त तीनों के संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजी सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति को मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। इलाहाबाद की संधि 1765। बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले में अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद व कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल नवाब व क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा। इसी प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए। उसके बाद उसके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई। वे नाम मात्र के शासक हो गए। बंगाल में मीर जाफर फिर से नवाब बनाया गया। इसके बाद उसका पुत्र नाम मात्र का बना, उसकी भी पेंशन बांध दी गई। भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी?
चुंगी कर में छूट, मसालों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। बंदरगाहों के लिए किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्र शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज बढ़ाती रही। इस तरह एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को जोड़ना तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों का निर्लजता पूर्वक प्रयोग करते रहे। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली हो गया। उन्हें राजकाज एवं विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे। राज में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। इस स्थिति का कोई राजा विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और न ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन करते। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल व दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमाया। शब्दावली। फरमान, मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते हैं। इन पर शाही मोहर लगी होती थी। दस्तक, भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को मिला हुआ था। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में हमने समझा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार छल कपट के द्वारा हमारे भारत पर कब्जा जमा लिया और हमारे देसी राजा इस बात को समझ नहीं सके, वो आपस में ही लड़ते रहे और अंग्रेज उन पर धीरे धीरे करके शासन जमाते रहे। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया और उन्होंने पूरे भारत में धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो आइए बच्चों, इस पाठ के प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। प्रश्न 2 है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका योगदान था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का योगदान था। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बाग कहां लगाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। प्रश्न नंबर 3 बच्चों हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था 1757 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने भारत में अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। प्रश्न 4 है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी? तो अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत में निम्न चीजें महत्वपूर्ण थी। चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों को बाहर रखने, कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करना, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर
बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। प्रोजेक्ट वर्क जैसे विद्यार्थियों को स्वयं करना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये हमारा पार्ट पूरा हुआ बच्चों, पार्ट 2। और अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।